गुड मॉर्निंग क्लास। पिछले लेक्चर में हम लोग बात किए थे कि बिल्टर बैच कैसे जनरेट हो रहा है, बिल्टर बैच खत्म कैसे होगा, इन सब के ऊपर बात की थी। आज हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ चिप के बारे में। तो बेसिकली 3 तरीके के चिप्स के ऊपर बात करेंगे। एक चिप होता है, इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस चिप विदाउट बिल्टर बैच। दूसरा कंटिन्यूअस चिप विद बिल्टर बैच। तीसरा डिसकंटिन्यूअस चिप। तो कंटिन्यूअस चिप विदाउट बिल्टर बैच क्या होता है? सबसे पहले जान लें कंटिन्यूअस चिप क्या होता है। या कंटिन्यूअस चिप जानने से पहले सबसे पहले हम चिप जान लें, चिप क्या होता है। तो जब हम मशीनिंग परफॉर्म करते हैं, जब मशीनिंग हम करते हैं तो उस टाइम पे हम ये देखते हैं कि जो मेटल रिमूव होता है वो चिप के फॉर्म में रिमूव होता है। मतलब एक्सेस मटेरियल का रिमूवल जो होता है वो इन द फॉर्म ऑफ चिप्स होता है। तो एक्सेस मटेरियल जो रिमूव होता है मशीनिंग में, वो चिप के फॉर्म में अगर रिमूव होता है तो वो चिप जो जनरेट होता है वो 2 तरीके का चिप जनरेट होगा। एक होगा, इसको बोलेंगे कंटिन्यूअस चिप, और दूसरा डिसकंटिन्यूअस चिप। तो किसको हम कंटिन्यूअस चिप बोलेंगे? जो रिबन लाइक स्ट्रक्चर होगा वह कहलाएगा कंटिन्यूअस चिप। जो रिबन लाइक स्ट्रक्चर होगा कंटिन्यूअस या रिबन लाइक चिप, मतलब वो लगातार होगा, लगातार जो लगातार होगा, एक बड़े लेंथ का होगा, उसको बोलेंगे कंटिन्यूअस चिप। दूसरा डिसकंटिन्यूअस चिप। इस तरीके का चिप जो फॉर्म होगा, इस तरीके का जो चिप फॉर्म होगा वो कहलाएगा डिसकंटिन्यूअस चिप। डिसकंटिन्यूअस चिप मतलब एक तो हो गया बड़ा चिप जिसकी लेंथ ज्यादा है, और दूसरा उस बड़े चिप का छोटा छोटा पार्ट अगर करते हैं तो वो कहलाएगा डिसकंटिन्यूअस चिप, मतलब उसमें कंटिन्यूटी नहीं होगी। तो चिप 2 तरीके का हो गया, एक कंटिन्यूअस चिप, दूसरा डिसकंटिन्यूअस चिप। तो कंटिन्यूअस चिप में भी 2 बाइफर्केशन यहाँ पे किया गया, कंटिन्यूअस चिप विदाउट बिल्टर बैच, कंटिन्यूअस चिप विद बिल्टर बैच। अब बिल्टर बैच क्या होता है? ये बीयूई मतलब बिल्टर बैच। बिल्टर बैच के बारे में तो हम बता चुके हैं कि बिल्टर बैच क्या होता है। अब क्वेश्चन ये राइज हो रहा है कि कंटिन्यूअस चिप विदाउट बिल्टर बैच मतलब चिप का फॉर्मेशन हो, कंटिन्यूअसली हो, लेकिन मशीनिंग के दौरान कोई बिल्टर बैच का फॉर्मेशन ना हो। अच्छा, एक चीज और हम क्लियर करना आपको चाहते हैं इसी टाइम पे कि ये कंडीशन फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ चिप के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं कि किन कंडीशंस पे कंटिन्यूअस चिप विदाउट बिल्टर बैच फॉर्मेशन होगा। उसके कंडीशंस ये 3 तो 5 लिखे गए हैं। किस कंडीशन पर कंटिन्यूअस चिप विद बिल्टअप हो जाएगा, ये 3 कंडीशन लिखे गए हैं। किस कंडीशन पर डिसकंटिन्यूअस चिप फॉर्म होगा, ये 4 कंडीशन लिखे गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एक कंडीशन फुलफिल हो रहा हो तो कोई जरूरी नहीं है कि वो उस टाइप का बिहेवियर शो करे। कहने का मतलब ये है, जैसे फॉर एग्जांपल स्मॉल रेक एंगल खाली एक कंडीशन अगर फुलफिल कर रहा है तो हम ये नहीं कह सकते कि डिसकंटिन्यूअस चिप का फॉर्मेशन होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी देखिए लो रेक एंगल, या इसी को लो को क्या बोलेंगे, स्मॉल कहेंगे। स्मॉल रेक एंगल यहाँ पे भी है, इसको लो रेक एंगल बोल रहे हैं। तो लो रेक एंगल के केस में भी कंटिन्यूअस चिप विद बिल्टर बैच फॉर्म हो रहा है, लेकिन यहाँ पे लो रेक एंगल के केस में डिसकंटिन्यूअस चिप फॉर्म हो रहा है। लार्ज अनकट थिकनेस पर यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस चिप फॉर्म हो रहा है, यहाँ लार्ज अनकट थिकनेस पर कंटिन्यूअस चिप विद बिल्टर बैच फॉर्म हो रहा है। तो हम खाली लार्ज अनकट थिकनेस अगर जान गए एक पॉइंट, तो हम ये नहीं कह सकते कि कंटिन्यूअस चिप का फॉर्मेशन होगा या डिसकंटिन्यूअस चिप का फॉर्मेशन होगा। ये स्पष्ट? तो कब हम कह पाएंगे कि भाई ये कंटिन्यूअस चिप विदाउट बिल्टअप होगा, कब कहेंगे कंटिन्यूअस चिप विद बिल्टअप होगा, कब डिसकंटिन्यूअस कहेंगे? जब ये सभी लगभग सभी फुलफिल करेंगे,
तब हम एक सर्टेन डिसीजन पर पहुंच पाएंगे। कहने का मतलब यह है कि एक डिसीजन हम तब ले पाएंगे जब डिफरेंट पॉइंट को हम कंसिडर करते हुए चलेंगे। एक सिंगल या दो पॉइंट लेके हम ये नहीं कह सकते कि यह चिप इस तरीके का बिहेवियर शो करेगा, कंटिन्यूअस करेगा या डिसकंटिन्यूअस करेगा, कंटिन्यूअस चिप विद बिल्ट अप एज करेगा या डिसकंटिन्यूअस या कंटिन्यूअस चिप विदाउट बिल्ट अप एज करेगा। ये हम ऐसे नहीं बोल पाएंगे। तो कब बोल पाएंगे? जब कई पॉइंट्स एक साथ हम समराइज करेंगे, तब जाके इस कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं कि जो चिप फॉर्म होगा उसका बिहेवियर कैसा होगा। तो सबसे पहले ये हम जान लें कि भाई कितने तरीके के चिप का बिहेवियर आपको पता है। तीन तरीके का पता है, कंटिन्यूअस चिप विदाउट बिल्ट अप एज, कंटिन्यूअस चिप विद बिल्ट अप एज और डिसकंटिन्यूअस चिप। तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि कंटिन्यूअस चिप विदाउट बिल्ट अप एज कब फॉर्म होगा। पहला पॉइंट है डक्टाइल मटेरियल। हमने क्या कहा? डक्टाइल मटेरियल। क्यों? क्योंकि डक्टाइल मटेरियल जैसे फॉर एग्जांपल माइल्ड स्टील, तो जब उसका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम आप देखते हैं डक्टाइल मटेरियल का, तब आप ये पाते हैं डक्टाइल मटेरियल के स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में कि यील्डिंग पॉइंट के बाद काफी देर बाद फ्रैक्चर होता है। यील्ड के बाद आपका अल्टीमेट पॉइंट आता है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ वाला पॉइंट आता है, उसके बाद कहीं फ्रैक्चर आता है इन केस ऑफ डक्टाइल मटेरियल। अगर डक्टाइल मटेरियल है, वर्कपीस अगर डक्टाइल नेचर का है, यहाँ वर्कपीस डक्टाइल बिहेवियर की बात कर रहे हैं, वर्क क्योंकि चिप कहाँ से निकल रहा है? वर्कपीस में जो एक्सेस मटेरियल है वही रिमूव हो गया तो चिप के फॉर्म में निकल रहा है। तो ये वर्कपीस के बिहेवियर की बात कर रहे हैं, वर्कपीस के मटेरियल की बात कर रहे हैं। तो वर्कपीस डक्टाइल मटेरियल का होना चाहिए। अब अगर वर्कपीस डक्टाइल मटेरियल का होगा तो इसका मतलब उसमें उसका जब स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम आप ड्रॉ करेंगे तो आप ये पाएंगे कि उसमें फ्रैक्चर अकर करेगा, जो टूटेगा वर्कपीस मटेरियल वो यील्ड पॉइंट के बाद अल्टीमेट पॉइंट आएगा, उसके बाद कहीं जाके ब्रेकिंग अकर करेगा। इसका मतलब काफी देर बाद ब्रेकेज होगा। इसीलिए अगर वर्कपीस डक्टाइल मटेरियल का होगा तो जो चिप फॉर्म होगा वो कंटिन्यूअस होगा। तब चिप फॉर्म होगा वो कैसा होगा? कंटिन्यूअस चिप होगा। क्यों? हम ये नहीं कह पाएंगे कि बिल्टअप विदाउट बिल्टअप होगा या विद बिल्टअप होगा, लेकिन ये चीज लगभग एक मोटा मोटी आप समझ में आ रहा है कि डक्टाइल मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम आप जब देखेंगे तो उसमें फ्रैक्चर जो अकर करेगा वो यील्डिंग के काफी देर बाद अल्टीमेट पॉइंट के बाद जाके फ्रैक्चर अकर करेगा। तब हम ये पाएंगे कि जो डक्टाइल मटेरियल है उसमें चिप का फॉर्मेशन होगा, नॉर्मली कंटिन्यूअस चिप का फॉर्मेशन होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, स्मॉल अनकट थिकनेस। अनकट थिकनेस आपका क्या था? किसको हम अनकट थिकनेस बोल रहे थे? हम अनकट थिकनेस बोल रहे थे, इसको बोल रहे थे अनकट थिकनेस। मतलब वह थिकनेस जिसको हमको काटना है, जो अभी कटा नहीं, अनकट। नाम क्या है? अनकट। इसको T1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अनकट थिकनेस मतलब क्या? वह थिकनेस जिसको हमको कट करना है। तो ये क्या कहला रहा है? ये कहला रहा है आपका अनकट थिकनेस, मतलब वह थिकनेस जिसकी इनको कटिंग करनी है, तो वह थिकनेस जिसकी कटिंग करनी है। तो स्मॉल अनकट थिकनेस। अगर T1 की वैल्यू कम होगी तो जो चिप आपका फॉर्मेशन होगा वो कंटिन्यूअस चिप का फॉर्मेशन होगा, जैसा कि इसमें बताया गया। स्मॉल अनकट थिकनेस के केस में
कंटिन्यूस विदाउट बिल्टअप का फॉर्मेशन होगा। एक पॉइंट ये भी है, मतलब ये कई पॉइंट मिलके तब जाके डिसीजन हो सक पाएगा कि ये कंटिन्यूस विदाउट बिल्टअप बनेगा या कंटिन्यूस विद बिल्टअप होगा। तो पहला पॉइंट हो गया डक्टाइल मटेरियल, दूसरा स्मॉल अनकट थिकनेस। स्मॉल अनकट थिकनेस से क्या होगा कि आपको ज्यादा फोर्स एक्सर्ट नहीं करना पड़ेगा और स्लाइस के फॉर्म में मटेरियल कट होगा। जब स्लाइस के फॉर्म में मटेरियल कट होगा तो वो लॉन्ग मटेरियल कट होगा। जैसे आपने देखा होगा कि जो प्लॉइंग करते हैं, जो या जो फावड़ा वगैरह चलाते हैं, जो मिट्टी निकालते हैं, तो अगर एक लेयर, एक ऊपरी लेयर वो कट करते हैं तो वो जो मिट्टी निकलती है वो कंटिन्यूअस लगातार इससे लंबी सी छिछलेदार टाइप की निकलेगी। लेकिन अगर वो ज्यादा डिप जाते हैं, फोर्स लगाते हैं, ज्यादा अंदर तक गड्ढा खोदने का प्रयास करते हैं तो वो टुकड़े में निकलेगा, बिल्कुल लंबी स्लाइस उनको नहीं मिलेगी, वो टूट जाएगा, बीच में ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, तो अगर अनकट थिकनेस आपका कम है तो कंटिन्यूअस चिप फॉर्मेशन के चांस बनते हैं। ठीक है, इसमें अनकट थिकनेस। थर्ड है हाई कटिंग स्पीड। कटिंग वेलोसिटी जब आप इंक्रीज करेंगे तब जो होगा कंटिन्यूअस चिप विदाउट बिल्टअप एज का फॉर्मेशन होगा, तब भी कंटिन्यूअस चिप का फॉर्मेशन होगा। लार्ज रेक एंगल, रेक एंगल लार्ज होगा, मतलब ये सर्टेन इस एंगल पे होगा, तब भी इसके रेक सरफेस पे जो फोर्स लगेगा उस फोर्स के कारण ऐसा कहा जा रहा है कि जो चिप का फॉर्मेशन होगा वो कंटिन्यूअस चिप विदाउट बिल्टअप एज का फॉर्मेशन होगा जब लार्ज रेक एंगल होगा। अब रेक एंगल क्या है? कटिंग वेलोसिटी, कटिंग वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, कटिंग वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, कटिंग वेलोसिटी ये है, इसका परपेंडिकुलर ये है, कटिंग वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, और ये रेक सरफेस है, इन दोनों के बीच का एंगल रेक एंगल कहलाता है। इन दोनों के बीच का एंगल रेक एंगल कहलाता है। कटिंग वेलोसिटी के परपेंडिकुलर और रेक सरफेस के बीच का एंगल रेक एंगल कहलाता है। तो यह रेक एंगल की वैल्यू जब लार्ज होगी, मतलब अल्फा की वैल्यू ज्यादा होगी, लार्ज रेक एंगल, तब कंटिन्यूअस विदाउट बिल्टअप एज फॉर्मेशन के चांसेस बनेंगे। लार्ज रेक एंगल कैसे बनेगा, क्या कॉन्सेप्ट है? एक तरीका तो यह है कि इसको टिल्ट कर दो थोड़ा सा, लेकिन उसमें क्लियरेंस एंगल के ऊपर फर्क पड़ेगा। तो बेसिकली हम जब भी किसी कंक्लूजन पे हमको पहुंचना होगा तो हम बाकी चीजों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जब एक मतलब रेक एंगल का इफेक्ट हमको देखना होगा तो बाकी सब चीजों को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, रेक एंगल को ही घटाए और बढ़ाएंगे, और तब जो इफेक्ट आएगा तो हम कंक्लूड कर लेंगे कि भाई रेक एंगल के बढ़ाने या घटाने से इफेक्ट होगा। लेकिन अगर रेक एंगल बढ़ाने चक्कर में ये टूल ही टिल्ट कर दिया है, क्लियरेंस एंगल पे फर्क पड़ेगा, तो ऐसा हम नहीं करते हैं। तो अगर इस टूल के रेक एंगल को कम किया जाए या टूल के साइज को कम किया जाए तो रेक एंगल आपको बढ़ जाएगा। तो टूल का रेक एंगल जब बढ़ेगा तब उस केस में आपको ये देखने को मिल रहा है कि कंटिन्यूअस शिप विदाउट बिल्टअप एज का फॉर्मेशन, मतलब टूल के साइज को आप क्या कर रहे हैं, पतला कर रहे हैं, कुछ ऐसा करके। तो ये एंगल जो होगा टूल इतना हो जाए तो एंगल बढ़ जाएगा, तो रेक एंगल, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट, सुटेबल कटिंग फ्लूइड। अगर कटिंग फ्लूइड का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो फ्रिक्शन रिड्यूस होगा, जिससे कि फोर्स कम लगेगा ना, रिएक्टिव फोर्स कम लगेगा इससे। और दूसरी बात यह है कि फिनिशिंग आपको अच्छी मिलेगी, बिल्टअप एज फॉर्मेशन डिसअपियर कर देगा। और दूसरी चीज ये कि हीट को डिसअपियर कर देगा। तो हीट को जब डिसअपियर करेगा तो हीट की वजह से तो बिल्टअप एज फॉर्मेशन हो रहा था, इसीलिए बिल्टअप एज फॉर्मेशन नहीं होगा। कब? जब आप सुटेबल कटिंग फ्लूइड का इस्तेमाल करेंगे या कटिंग वेलोसिटी और ज्यादा, एक लिमिट से ज्यादा बढ़ा देंगे तब ऐसा। बिल्टअप एज में देखा था ना आपने, 2 पॉइंट की वजह से ऐसा हो रहा था, बिल्टअप एज डिसअपियर हो रहा था।